नमस्कार। आज अपने कक्षा 12 के भारत इतिहास की पुस्तक के दूसरे अध्याय भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, इसी में एक महत्वपूर्ण बिंदु गुप्त कला साहित्य विज्ञान का विकास जो है विषय पर अपने जो है आज चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण जो है अध्ययन बिंदु को। एक खास बात यह है कि गुप्त काल की जो कला साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में जो उन्नति है वो प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा हुई है। क्लासिक एक प्रकार से एज जो है इसको बोला जाता है, शास्त्रीय एज अपने आप में या शास्त्रीय काल था ये अपने गुप्त कला का, गुप्त साहित्य का, और उसके साथ साथ में विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण जो है उन्नति हुई है उस काल में। उसके बहुत सारे उदाहरण हमने जो है अपनी पिछली वीडियो में भी जैसे देखे हैं, जैसे मेहरौली का लौह स्तंभ रसायन कला के बारे में खूब जो है अपने को प्रकार से वो जानकारी देता है विज्ञान के क्षेत्र में। तो ज्योतिष है, गणित के क्षेत्र में भी और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भी खूब जो है एक प्रकार से उन्नति इस जो है समय में हुई थी। तो उसके बारे में भी जो है सब के बारे में जो है अपनी चर्चा आज इस जो है अध्ययन बिंदु में करेंगे। तो सबसे पहले जो है अपनी बात करेंगे गुप्तकालीन जो है एक प्रकार से कला की। तो गुप्तकालीन कला में जो है जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो है वास्तुकला। तो वास्तुकला जो है का मतलब क्या होता है, पहले तो ये थोड़ा समझना है। वास्तुकला मतलब सीधी सी बात ये है कि भवन निर्माण कला या खास तौर पे जो मंदिर निर्माण कला जो थी उसको अपने वास्तुकला के नाम से जो है पुकारा जाता है। तो एक तो ये है कि गुप्त काल की जो वास्तुकला है उसमें उसकी जो खास विशेषताओं की यदि बात करें तो उसमें पहली विशेषता है, एक तो क्या थी, ये पूर्णतया भारतीय वास्तुकला थी, यानी इसमें भारतीयकरण अपने आप में वास्तुकला का हो गया, तो कोई विदेशी पुट जो है अपने आप में दिखाई नहीं देता है। इसके अलावा गुप्तकालीन जो है जो मंदिर जो थे वो अपने आप में नागर शैली के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अब ये नागर शैली क्या चीज़ है तो ये थोड़ा समझना है। याद रखेंगे भारत में, प्राचीन भारत में जो है 3 प्रकार की जो है मंदिर निर्माण की शैलियाँ हुआ करती थी, और उन तीनों में जो है एक नंबर पे थी नागर शैली, जो कि अपने आप में देवनागरी शब्द से ही नागर या नगर शब्द से जो अपने आप में ये नागर जो शैली है वो निकली है। इसका मतलब ये हो गया उत्तरी भारत में खास तौर पे जो मंदिर जो बनाए जाते थे वो अपने आप में इस शैली के हुआ करते थे। अब इस नागर शैली के जो है एक प्रकार से जो विशेषता है वो क्या है, एक तो इसकी आधार पीठिका, गर्भगृह, सभा मंडप, शिखर, इसके अंतराल जो और उसके बाद में प्रदक्षिणा पथ जो था, और द्वार पर जो है गंगा और यमुना की जो है कुछ मूर्तियां स्थापित होना, ये सारी की सारी इस नागर शैली की कुछ खास विशेषताएं थी। उत्तर भारत में खास तौर पे जो है ये नागर शैली यूज़ होती थी, नागर शैली के मंदिर बनाए जाते थे। उसके बाद में दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के मंदिर बनते थे, जिसमें खास तौर पे जो है मंदिरों का जो ऊपर जो सभा मंडप या ये जिसको अपने शिखर बोल दें वो अपने आप में ऊपर से नुकीला पिरामिड नुमा जो है एक प्रकार से हुआ करता था। तो ये उसकी जो खास विशेषता है। एक है बेसर शैली जो मध्य भारत में खासतौर पर विंध्याचल पर्वत, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आसपास वाले क्षेत्र में जो है अपने आप में भारत में ये फैली हुई थी, या ये जो मंदिर बनाए जाते थे बेसर शैली के, जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का जो है एक प्रकार से पुट देखने को मिलता है, दोनों की विशेषताएं जिसमें देखने को मिलती हैं। तो खास तौर पे जो गुप्त काल के जो मंदिर है वो नागर शैली के बने हुए थे, ये थोड़ा सा अलग से याद रखना है हमें। अब एक जो है इन मंदिरों के उदाहरणों की भी बात करें तो इसमें जो है एक मंदिर आता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अब ये जो देवगढ़ है ये अपने आप में कहाँ पर पड़ता है तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। देवगढ़ अपने आप में उत्तर प्रदेश में झांसी जो जिला है उत्तर प्रदेश में, तो उस उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बेतवा नदी के किनारे जो है अपने आप में गुप्त काल का ये सबसे प्रमुख मंदिर है जो बना हुआ है। अब इस मंदिर की खास विशेषताएं क्या है, एक तो ये है कि गुप्तकालीन जो पत्थर से निर्मित मंदिर हैं उन मंदिरों में जो है एक यही मंदिर है जो अपने आप में शिखर युक्त मंदिर जो है वो दिखता है। बाकी सारे मंदिर जो है वो शिखर युक्त नहीं है, लेकिन गुप्त काल के जो पत्थर से निर्मित मंदिर हैं उनमें जो है एक खास बात इस मंदिर की ये है कि ये अपने आप में शिखर नुमा मंदिर है बना हुआ। उसके बाद में ये है कि ये अपने आप में इस मंदिर का जो अपने आप में शीर्ष या जिसको अपने शिखर बोल दें वो सबसे प्राचीन शिखर है। भारत के जो है जितने भी जो मंदिर हैं नागर शैली के बने हुए गुप्त काल में, उनमें सबसे प्राचीन जो है मंदिर शिखर जो है अपने आप में यही माना जाता है जो पंचायतन शैली में निर्मित है। पंचायतन जो है मंदिर के जो है शिखर को बनाने की जो अपने आप में एक कला है, जो इसके गुंबद जिसको अपने बोल सकते हैं वो बनाने की एक कला है पंचायतन शैली, और उस पंचायतन शैली में जो है अपने आप में इस मंदिर का जो है शिखर है वो बना हुआ है।
एक खास बात इस मंदिर की ये है कि इस मंदिर के अंदर जो मूर्ति स्थापित है वो शेष नाग पर सोते हुए या शयन मुद्रा में विष्णु भगवान जो हैं अपने त्रिदेवों में से एक, जो इस सृष्टि के पालनहार माने जाते हैं, उनकी प्रतिमा जो है एक प्रकार से है जो विष्णु की सर्वोत्तम मूर्ति मानी जाती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि शेष नाग पर सोते हुए विष्णु भगवान की प्रतिमा जो विष्णु की सबसे जो है प्रमुख या सबसे अच्छी सर्वोत्तम जो है मूर्ति मानी जाती है, वो इस मंदिर में जो है एक प्रकार से शोभायमान है, विराजमान है। उसके बाद में यह है कि यह एक अनंतशयी मूर्ति कहलाती है। याद रखना है, शेष नाग पर जो शयन करती हुई विष्णु की मूर्ति है उसको अनंतशायी जो है मूर्ति के नाम से पुकारा जाता है। ये थोड़ा सा अलग से जीके के लिए याद रखना है। उसके बाद में बात आती है भीतरी गांव का दशावतार मंदिर। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। भीतरी गांव उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले में जो है स्थित है ये, ठीक है जी। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित ये मंदिर जो है वो अपने आप में भीतरी गांव का शिव मंदिर है। और ख़ास बात ये है कि ये पूर्णतया ईंटों से बना हुआ भारत का सबसे प्राचीन मंदिर है। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखने वाला है। ये ईंटों से निर्मित भारत का सबसे पुराना मंदिर जो आज तक का है वो है भीतरी गांव का शिव मंदिर, कानपुर में बना हुआ है ये। अब एक खास बात ये है कि जितने भी गुप्त काल के जो मंदिर हैं वो ज़्यादातर जो है पत्थरों से निर्मित हुआ करते थे, लेकिन दो मंदिर ऐसे हैं जो गुप्त काल में ईंटों से बने हुए हैं। एक तो भीतरी गांव का मंदिर और दूसरा सिरपुर उत्तर प्रदेश का मंदिर। ये दो मंदिर ऐसे हैं जो अपने आप में ईंटों से निर्मित हैं, बाकी लगभग जो है वो पत्थरों से निर्मित मंदिर हुआ करते थे। तो ये जो है इस मंदिर की जो है खास बात है। ये तो वास्तुकला की बात आई। उसके बारे में बात आती है मूर्ति कला की। गुप्त काल में जो है मूर्ति कला भी जो है काफ़ी परवान पर चढ़ी। तो मूर्ति कला की उस समय तीन जो है प्रमुख केंद्र हुआ करते थे, मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। ये गुप्त कला के या गुप्त काल के जो है अपने आप में प्रमुख जो मूर्ति कला है उसके जो है प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। गुप्त मूर्ति कला का उद्भव जो है मथुरा शैली से माना जाता है। ये कहा जाता है कि गुप्त काल की जो मथुरा शैली है उसी मथुरा शैली में जो है मूर्तियां जो है वो सबसे पहले बनाई जाती थी। सारनाथ शैली में बनी हुई बुद्ध की प्रतिमा जो है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रतिमा मानी जाती है। नालंदा विश्वविद्यालय से महात्मा बुद्ध की 80 फुट ऊंची एक तांबे की मूर्ति प्राप्त हुई है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि नालंदा विश्वविद्यालय जो अपने आप में कुमार गुप्त प्रथम के समय में जो है एक प्रकार से बनाया गया था। महायान बौद्ध शाखा का जो एक प्रकार से प्रमुख एक प्रकार से केंद्र माना जाता था। वो ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध के नाम से उस विश्वविद्यालय को जाना जाता है। तो उस विश्वविद्यालय में महात्मा बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है, 80 फुट ऊंची है, तांबे से निर्मित है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है। क्लासिक शिल्प के अनुसार जो है प्रकार से मूर्तियां उस समय निर्मित होती थी, यानी शास्त्रीय कला अपने आप में दिखती है इन मूर्ति कला के अंतर्गत। शिव के अर्धनारीश्वर रूप की जो मूर्ति रचना है या मूर्तियों का निर्माण है वो भी अपने आप में इसी काल में अर्थात गुप्त काल में ही जो है अस्तित्व में आया था। ये भी इम्पोर्टेंट बात हो गई है कि भगवान शिव का जो अर्धनारीश्वर, आधा औरत आदि जो है पुरुष का जो चित्र जो एक प्रकार से बहुत सारी मूर्तियों में उनका जो है हमने देखा है, तो वो जो है प्रकार से मूर्ति रचना भी अपने आप में इस गुप्त काल में ही दृष्टिगोचर होती है या सामने आती है। तो उसके बाद में जो है एक प्रकार से अर्धनारीश्वर के रूप में जो है शिव भगवान को जो है वो पूजा जाना शुरू हुआ है। फिर बात आती है चित्रकला की। तो बाघ जो कि मध्य प्रदेश में जो है अपने आप में एक जगह है, बाघ की जो है मूर्ति कला, गुफाएं जो हैं, तो बाघ के गुफा चित्र जो है वो बहुत महत्वपूर्ण जो है गुफा चित्र माने जाते हैं। तो वो जो बाघ की जो गुफाएं हैं उनके चित्रों में जो सबसे महत्वपूर्ण जो चित्र आता है वो है सामूहिक नृत्य का। तो सामूहिक नृत्य गान अपने आप में जो है एक प्रकार से जो हुआ है वो अपने आप में इस बाघ की गुफाओं का सर्वोत्तम चित्र माना जाता है। इस बाघ की गुफाओं की चित्रकला की जो खास तौर पे जो विशेषता है या खास गुप्त काल के जो मूर्तियों की गुफा के जो चित्रों की जो विशेषता है, चित्रकला की जो विशेषता वो ये है कि चित्रों और मूर्तियों में जो है एक प्रकार से आध्यात्मिकता का पुट देखने को मिलता है। आध्यात्मिक भावों की प्रधानता दिखाई देती है, यानी उसमें जो है अपने फूहड़पन बोल दें या अपने आप में अश्लीलता जो है उन जो है चित्रों में नहीं दिखाकर अपने आप में आध्यात्मिकता को जो है दिखाया गया जो है प्रतीत होता है और ऐसा दिखता है। इसी वजह से गुप्त कला जो है या गुप्त काल जो था उस भारत का जो है वो अपने आप में स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज जो है एक प्रकार से माना जाता है। अब अगली बात है कि गुप्त चित्रकला जो है रेखा प्रधान चित्रकला कहलाती है।
यानी रेखा चित्र अपने आप में जो है अपने आप में वो बने हुए हैं इस जो है चित्रकला में। इनमें जो है कुछ एक उदाहरणों की यदि बात करें तो बाघ के अलावा जो है एक आता है अजंता की जो है गुफा चित्र, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर जो है अपने आप में ये अजंता की गुफा चित्र है। जलगांव वहाँ एक जगह है औरंगाबाद जिले के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जलगांव। तो उस जलगांव के पास जो है विंध्याचल पर्वत के आसपास 29 गुफाएं अपने आप में प्राप्त हुई हैं। उन 29 गुफाओं को जो है अजंता की गुफाएं जो है कहा जाता है। इनमें से जो है केवल 7 गुफाओं के चित्र ही जो है वर्तमान में शेष बचे हैं, क्योंकि बहुत पुरानी हो चुकी हैं, 1700 से 1800 साल पुरानी जो है एक प्रकार से ये हो चुकी हैं। तो इतने पुराने समय की जो है चित्रकारी इसमें बनी हुई है, तो उसमें 7 जो है गुफाओं के चित्र ही अपने आप में वर्तमान में जो है अस्तित्व में हैं, बचे हुए हैं। सन 1818 में इन गुफाओं के बारे में सबसे पहले पता चला था। फ्रेस्को टेम्परा शैली में जो है एक प्रकार से निर्मित हैं ये सारे के सारे चित्र हैं, जो ये अपने आप में चित्रकला की एक विशेषता है या शैली है एक चित्रकला की, फ्रेस्को टेम्परा शैली, जिस जो है शैली में अपने आप में ये अजंता के चित्र बने हुए हैं। उसके बाद में जो है खास बात ये है कि अजंता के जितने भी जो गुफा चित्र बने हुए हैं वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं, यानी महायान शाखा जो है बौद्ध धर्म की उस शाखा से प्रभावित हैं, उस शाखा से जो है एक प्रकार से संबंधित अपने आप में गुफा चित्र अधिक प्राप्त हुए हैं। अब अजंता की जो टोटल 29 गुफाएं हैं, उन गुफाओं में 5 गुफाएं ऐसी हैं जहां से गुप्त काल के चित्र मिलते हैं। वो कौन कौन सी हैं? प्रथम गुफा, दूसरी, 16वीं, 17वीं और 19वीं। ये 5 गुफाएं ऐसी हैं जिसमें गुप्त काल के जो है चित्रों का एक प्रकार से की प्राप्ति हुई है। उसके अलावा बाकी जो मधुबली हैं वर्तमान में जो बची हुई 7 हैं, उनमें से 2 जो है वो अन्य किसी काल में बनी हुई हैं, तो लेकिन 7 जो है एक प्रकार से में से 5 जो है गुफाएं ऐसी हैं जिनमें से गुप्त काल के जो है चित्र प्राप्त होते हैं। 2 गुफाओं को आपने याद रखना है। एक है गुफा नंबर 16, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने वाली बात है, पेपर में डायरेक्ट प्रश्न जो है गुफा नंबर 16 से पूछा जाता है। एक तो ये है कि इस गुफा में जो चित्र बना हुआ है वो नंद का जो है वैराग्य, नंद के वैराग्य और मरणासन राजकुमारी का चित्र जो है वो मिलता है। आपको याद रखना है, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है मरणासन राजकुमारी का चित्र कौन सी गुफा में बना हुआ है अजंता में, तो गुफा नंबर 16 में जो है ये चित्र प्राप्त होता है। कंपटीशन के लिहाज से भी जो है ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उसके अलावा जो है वैसे भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है आपको 12th हिस्ट्री के हिसाब से भी, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये याद रखेंगे इसको। उसके बाद में बात आती है गुफा नंबर 17, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुफा नंबर 17 में जो है एक प्रकार से चित्रों को जो बने हुए हैं उनको चित्रशाला कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे चित्र जो है इस गुफा नंबर 16-17 से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको चित्रशाला के नाम से पुकारा जाता है। अब एक खास बात यह है कि इस गुफा का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो चित्र है वो माता और पुत्र का है। एक माँ अपने पुत्र को जो है दूध पिलाते हुए जो है वो दिखाई गई है और इतिहासकारों का ये मानना है कि ये माता और पुत्र जो है भगवान बुद्ध की जो है पत्नी और उसकी जो है पुत्र राहुल का जो है एक प्रकार से ये चित्र बना हुआ है। तो ये याद रखना है, गुप्त काल में बनी हुई जो गुफाएं हैं उनमें गुफा नंबर जो 17 है, उस गुफा नंबर 17 में जो चित्रशाला जिसको कहा जाता है उसमें एक सर्वोत्तम चित्र है माता और पुत्र का, जिसमें अपनी एक माँ जो है वो अपने बेटे को दूध पिलाते हुए दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आप जो है इन जो है गुफाओं को आप याद कर सकते हो। तो ये चित्रकला जो है अपने आप में गुप्त काल की जो है एक महत्वपूर्ण विधा है, एक महत्वपूर्ण जो है वो अपने आप में गुप्त काल की जो है साहित्य के अंतर्गत आने वाली जो है महत्वपूर्ण वास्तुकला के अंतर्गत आने वाली एक महत्वपूर्ण जो है कला है। उसके अलावा जो है बात आती है गुप्त काल के साहित्य की, तो साहित्य का जो विकास गुप्त काल में जो हुआ है वो बाकमाल हुआ है जी, अपने आप में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ हुआ है। आज तक के जितने भी जो भारतीय एक प्रकार से जो शैलियाँ जितनी भी हैं उन भारतीय शैलियों में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जो साहित्य जो लिखा गया है वो गुप्त काल में ही लिखा गया है। तो इस गुप्त काल को पुराण काल भी कहा जाता है, क्योंकि टोटल 18 पुराण हैं जो है अपने शास्त्रों में, और उन 18 पुराणों में से 12 केवल जो है गुप्त काल में रचित हैं, इसलिए गुप्त काल को पुराण का स्वर्ण काल भी कहा गया है। तो वास्तव में गोल्डन एज थी, इसमें कोई जो है दो राय नहीं है। रामायण और महाभारत जैसे जो अपने जो धार्मिक महाकाव्य हैं उनका भी जो एक प्रकार से उनको अंतिम रूप भी इसी जो है साहित्य के अंतर्गत इसी गुप्त काल में जो है वो दिया गया था।
तो उसी हिसाब से भी जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ये गुप्त काल की जो है साहित्यिक बातें। तो ये है कि साहित्य जो है उस समय संस्कृत भाषा प्रधान थी। संस्कृत भाषा और जटिल अलंकारिक जो है शैली का विकास इस समय हुआ था। खास तौर पे जो है अपने आप में अलंकारिता जो है ना, अलंकारिक जो शैली है उसको अपने आप में संस्कृत भाषा में ज़्यादा स्थान जो है मिला है। फिर है ये साहित्य में खास तौर पे जो कृष्ण और गोपियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण बात है वो अपने आप में इसी काल में जो है वो जुड़ी थी। याद रखने वाली बात है, गोपियाँ कृष्ण का प्रमुख अंग जो है गुप्त काल में ही बनी थी। इम्पॉर्टेंट बात है ये। उससे पहले जो है कृष्ण के साथ गोपियों का जो एक प्रकार से जो साहित्यिक जो रूपांतरण है वो नहीं होता था अपने आप में। कृष्ण को गोपियों के साथ कभी भी जोड़कर नहीं पढ़ा जाता था, या एक प्रकार से साहित्य में ऐसी रचना कभी नहीं हुई। गुप्त काल में जो है गोपियाँ कृष्ण की जो है वो प्रिय अंग या प्रमुख अंग के रूप में जो है वो मानी गई हैं। तो संस्कृत उस समय की राजभाषा हुआ करती थी। संस्कृत जो है में ही अपने आप में जितने भी आदेश हैं गुप्त काल के जो शासक हैं वो दिया करते थे। इसलिए भारतीय शास्त्रीय कला भी यहाँ जो है दृष्टिगोचर होती है। उसके अलावा जो है गुप्त साहित्य के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण जो है साहित्यकार हैं जिनका वर्णन यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात आती है कवि कालिदास की। क्या महत्वपूर्ण जो है अपने आप में प्रसिद्ध कवि रहे हैं। रस सिद्ध कवीश्वर की जो है एक प्रकार से इनको उपाधि प्राप्त हुई है। तो रस सिद्ध कवीश्वर जो है एक प्रकार से इनको बोला जाता है कालिदास जी को। तो आज खास बात यह है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनके अपने आप में दरबार में ये नवरत्न के तौर पे जो है ये शामिल था ये व्यक्ति कालिदास। तो चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त उसका पुत्र है, कुमारगुप्त प्रथम, इन दोनों का जो है समकालीन इस व्यक्ति को माना जाता है। कालिदास की प्रमुख रचनाओं की यदि बात करें तो रघुवंश, रघुकुल रीत सदा चली आई, है ना, ये जो एक प्रकार से जो बात है वो इसी जो है रघुवंश नामक ग्रंथ से निकलती है। भगवान श्री राम से संबंधित जो है अपने आप में ये एक महाकाव्य है। उसके बाद में कुमार संभवम, ये भी एक नाटक है जो बहुत महत्वपूर्ण है। मेघदूत एक काव्य रचना है जिसमें बादलों को जो है एक प्रकार से एक विरहनी द्वारा जो है बादलों को अपना दूत बनाकर अपनी प्रियतम को जो है मिलाने की बात जो है वो की गई है इस महाकाव्य में। तो बहुत महत्वपूर्ण है। मालविका अग्निमित्रम भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण नाटक है ये। और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये याद रखने वाला नाटक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अभिज्ञान शाकुंतलम, राजा सुदोधन और जो शकुंतला जो रानी जो थी, इन दोनों के प्रेम संबंधों का वर्णन जो है इस ग्रंथ में किया गया है। और इन्हीं से उत्पन्न जो है पुत्र भरत, जिसके नाम पे भारत देश का नाम भारत टिका है, तो वो अपने आप में कहानी इसी अभिज्ञान शाकुंतलम से जो है अपने आप में निकल कर आती है। इसमें उसका जो है वर्णन जो है वो दे रखा है। तो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ये जो एक प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है, याद रखना है इसको। उसके अलावा जो है एक अन्य जो साहित्यकार हैं शूद्रक, जो अपने आप में गुप्त काल के जो है नाटककार थे। तो इन्होंने मृच्छकटिकम नामक एक नाटक लिखा है। ये अपने आप में दुखांत नाटकों के अंतर्गत जो है अपने आप में वो माना जाता है। तो दुखांत नाटककार थे ये शूद्रक जो थे। दुखांत मतलब जो जिस नाटक की एक प्रकार से का अंत है वो किसी शोक से जो है वो एक प्रकार से होता है, जिसमें इस नाटक का जो मुखिया या नायक जो हुआ करता था या नायिका हुआ करती थी, उसका कोई उसके साथ कुछ बुरा हो, इस तरीके का जो है एक प्रकार से नाटक ये दिखाया गया है। मृच्छकटिकम इस नाटक का जो है नाम है। पेपर में पूछा गया, पिछले साल का सवाल है ये, याद रखेंगे। 2018-19 में जो है ये प्रकार से ये प्रश्न आया था, मृच्छकटिकम के लेखक कौन हैं? तो शूद्रक इसके जो है लेखक हैं, याद रखेंगे। उसके बाद में भास, ये भी एक साहित्यकार हैं जिन्होंने स्वपन वासवदता नाटक की जो है एक प्रकार से वो रचना की है, तो याद रखेंगे। उसके बाद में विशाख दत्त के बारे में हमने पहले ही पढ़ चुके हैं हम। तो विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस, जो अपने आप में एक जासूसी नाटक और नायिका विहीन नाटक माना जाता है। मौर्य वंश की स्थापना किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने की है, उसके बारे में वर्णन इसमें जो है मिलता है। और एक देवी चंद्रगुप्तम जो है नाटक, जिसमें रामगुप्त नामक जो है एक करैक्टर की जो है बात इसमें जो है बात की गई है, चरित्र की बात की गई है। ये कहा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसने अपने बड़े भाई रामगुप्त को और जो शक शासक जो था, इन दोनों को मारकर जो है एक प्रकार से गुप्त वंश का वो शासक बनता है। और उसके बाद में रामगुप्त की पत्नी
ध्रुव देवी से वो विवाह करते हुए चंद्रगुप्त ध्रुव देवी के जो है सिक्के भी जो है प्रकार से जारी करता है। तो ये कहानी अपने आप में देवी चंद्रगुप्तम नाटक की है। हमने जब समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले जो है रामगुप्त नामक राजा की जो चर्चा की थी, वो इसी नाटक से कहीं ना कहीं जो है वो निकल कर आती है, याद रखेंगे इसको। उसके अलावा है विष्णु शर्मा, आचार्य विष्णु शर्मा, बहुत महत्वपूर्ण जो है ये एक प्रकार से साहित्यकार रहे हैं उस समय के। इन्होंने पंचतंत्र नामक एक जो है कहानियों के संग्रह की रचना की है, पंचतंत्र। अब ये पंचतंत्र जो है, आपको इसके बारे में एक खास बात ये याद रखनी है कि ये 5 भागों में जो है प्रकार से वो अपने आप में रचित है। ये पंचतंत्र पशु पक्षियों की कहानियों को आधार बनाकर, कहानियां लिखी गई हैं, कहानियों का संग्रह है। पशु पक्षियों की कहानियों को आधार बनाकर अपने आप में 5 भागों में इसकी रचना की गई है आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा। ये विश्व की एकमात्र ऐसी कृति है जिसका विश्व की बहुत सारी भाषाओं में, लगभग 150 भाषाओं में जो है एक प्रकार से इस पंचतंत्र का अनुवाद हो चुका है। आज तक का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ही एक प्रकार से अपने कह सकते हैं कि विश्व की बहुत सारी भाषाओं में जो है इसका जो है वर्णन हुआ है, जिसमें एक नाम आता है कलीला दमना, जो अपने आप में एक रूपांतरक कहानी है, वो भी पंचतंत्र के से संबंधित ही है। ठीक है जी। उसके बाद में जो है एक आती है, इसका नाम है अनवारे सुहेली। ये भी एक प्रकार से 15वीं शताब्दी में फारसी भाषा में पंचतंत्र का अनुवाद इसमें जो है हुआ था, अनवारे सुहेली नामक नाम से। अबुल फजल जो कि अकबर का जो है नवरत्न था, उसने जो है आयरे दानिश नाम से जो है इस पंचतंत्र का अपने आप में फारसी भाषा में अनुवाद किया है। तो बहुत महत्वपूर्ण जो है ये एक प्रकार से कहानियों का संग्रह है। आज के जो कार्टून के जो जितने भी जो नाटक आते हैं एक प्रकार से, या हम दो लोग देखते हैं टीवी आदि पे, वो जो है कहीं ना कहीं इसी पंचतंत्र की पशु पक्षियों की कहानियों से प्रभावित हैं। तो आज के लिए भी जो है अपने आप में पंचतंत्र का बहुत महत्वपूर्ण जो है रोल एक प्रकार से वो माना जाता है। फिर बात आती है विज्ञान के क्षेत्र में। तो विज्ञान के क्षेत्र में हम जो है जानते हैं, जैसे मेहरौली का लौह स्तंभ अपने आप में रसायन कला का जो है अपने आप में उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसी तरीके से उस समय विज्ञान जो है के क्षेत्र में भी बहुत सारी उन्नति हुई है। खास तौर पे यदि बात करें तो गुप्त काल के अंतर्गत जो है विज्ञान और तकनीकी की जो है बहुत सारी शाखाओं का एक प्रकार से उल्लेखनीय विकास हुआ है। इस काल में गणित, ज्योतिष, खगोल, उसके बाद में रसायन, भौतिक, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा और बहुत सारी ऐसी जो है अनेक वैज्ञानिक जो है विधियों का विकास हुआ है। उसके बाद में यदि बात करें तो उस समय के प्रमुख वैज्ञानिकों की या गणितज्ञों की, तो आर्यभट्ट सब जानते हैं हम। 476 ईस्वी में जो है इसका जन्म होता है। इस आर्यभट्ट का गुप्त काल के अंतर्गत शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज इस व्यक्ति ने की है। हमने एक गीत सुना है कि दशमलव न देता भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। तो निश्चित तौर पे जो है शून्य और दशमलव प्रणाली की जो खोज है वो अपने आप में भारत के इस महान गणितज्ञ आर्यभट्ट द्वारा जो है वो की गई है। घनमूल, वर्गमूल निकालने की एक प्रकार से विधियों की खोज भी अपने आप में आर्यभट्ट द्वारा की गई है। आर्किमिडीज ने जो अपने आप में पाई के मान को जो है बताया है, और अपने आप में जो पाई का मान आर्किमिडीज ने जो है बताया था, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार, उससे भी बहुत पहले और बहुत ही सटीक जो है अपने आप में पाई के मान को जो है निरूपित कर दिया था इस व्यक्ति ने, इस आर्यभट्ट ने। बहुत महत्वपूर्ण गणितज्ञ व्यक्ति माना जाता है ये। इसकी प्रमुख ग्रंथों की यदि बात करें तो हरि गीतिका दश गीतिका, ये इसके ग्रंथ का नाम है। आर्यभट्टीय और तंत्र, आर्यभट्टीय तंत्र और जो है दश गीतिका, ये इसके जो है कुछ अलग से इसकी ग्रंथ हैं। अब एक खास बात यहाँ जो थोड़ी रह गई है वो ये है कि आर्यभट्ट जो है इसके जो है एक प्रकार से, क्योंकि गणितज्ञ हैं, दशमलव की, शून्य की खोज की है, घनमूल निकालने की विधि दी है, बहुत सारे ऐसे जो है और भी गणित के विषय में जो है कार्य किए हैं। इस वजह से भारत सरकार ने जो भारत का पहला उपग्रह छोड़ा था, जो अपने आप में भारत का एक प्रकार से सैटेलाइट था, एक प्रथम उपग्रह जो 1975 में आई थिंक छोड़ा गया था, उसका नाम इसी आर्यभट्ट के नाम से आर्यभट्ट उपग्रह जो है वो रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार द्वारा अपना पहला अंतरिक्ष में छोड़ा गया उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट नामक इसी गणितज्ञ की एक प्रकार से याद में, उसी को जो है एक प्रकार से स्मरण करते हुए जो है उसके नाम से जो है इस उपग्रह को छोड़ा गया था, जिसका नाम इसी व्यक्ति के नाम पर आर्यभट्ट रखा गया था। तो इम्पॉर्टेंट बात है, ये भी थोड़ा सा याद कर लेंगे।
फिर बुद्धगुप्त नामक एक खगोल शास्त्री और गणितज्ञ जो है वो इसी काल में पैदा होते हैं। इन्होंने जो है उज्जैन में वेधशाला जो है खोली थी। उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में जो है पड़ता है, क्षिप्रा नदी के किनारे। तो उस उज्जैन में जो है एक प्रकार से सौर वेधशाला का जो है निर्माण किया है, इन्होंने खोली थी इन्होंने। उसके बाद में ब्रह्मसूत्र और ब्रह्मसूत्र सिद्धांत और खंड खाद्य, ये इनके जो है प्रमुख ग्रंथ हैं, जो खगोल विज्ञान से संबंधित जो हैं वो ग्रंथ हैं ये। आइजक न्यूटन नाम सुना होगा आपने साइंस के अंदर। तो आइजक न्यूटन से बहुत शताब्दियों पहले, लगभग 1000 वर्ष पूर्व जो है एक प्रकार से इस व्यक्ति ने सिद्ध कर दिया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। अर्थात उसने गुरुत्वाकर्षण के बल का जो सिद्धांत है वो दिया है, गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत का जन्म दिया है अपने आप में इसी बुद्धगुप्त ने। वास्तव में भारत अपने आप में विश्व गुरु रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वहाँ जो एक प्रकार से आइजक न्यूटन ने लगभग 16वीं शताब्दी में आके ये बताया कि पृथ्वी के अंदर एक चुंबक है जो वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, मतलब उसमें एक ग्रेविटी पाई जाती है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है जो हर वस्तु को अपनी ओर खींचता है। ये बात 1000 वर्ष पूर्व जो है बुद्धगुप्त नामक जो है इस गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ने बता दी थी। जी हाँ। उसके बाद में जो है बात आती है वराह मिहिर की। तो वराह मिहिर भी बहुत महत्वपूर्ण जो है अपने आप में एक खगोल शास्त्री रहे हैं। उज्जैन में रहते हुए जो है इन्होंने पृथ्वी के देशांतर को तैयार किया था और बता दिया था कि पृथ्वी का देशांतर कितना है। आज तक का जो है एक प्रकार से जो देशांतरीय विस्तार इस वैज्ञानिक युग में जो है एक प्रकार से हम देखते हैं, ठीक जो है प्रकार से उसकी जानकारी इस वराह मिहिर ने दे दी थी, बिना किसी जो है एक प्रकार से वैज्ञानिक किसी तकनीक से। अपने आप में जो है अपने आप में उज्जैन में रहते हुए पृथ्वी के देशांतर को इन्होंने तैयार कर दिया था। इनके प्रमुख ग्रंथों की यदि बात करें तो पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता, लघु जातक, वृहत जातक, ये इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। अब वृहत जातक जो है उसके बारे में एक खास बात है कि विज्ञान और कला का इसको विश्वकोश कहा जाता है। विज्ञान और कला का जो है अपने आप में ये शब्दकोश, विश्वकोश है, डिक्शनरी है। इस वृहत जातक को ये प्रकार से बोला जाता है। तो ये जो है गुप्त काल की जो है विज्ञान से संबंधित जो है महत्वपूर्ण बातें हैं। आप इन जो है सारी बातों को अच्छी तरह से जो है टैली करें, इसको याद करें पेपर में, और ख़ास तौर पे कंपटीशन के लिहाज से भी जो है इस चैप्टर में से प्रश्न बहुत बार जो है प्रकार से पूछे जाते हैं। अब इससे संबंधित कुछ एक 5-7 क्वेश्चन हैं, फटाफट आप इन क्वेश्चनों को जो है वो कर लें। तो इन प्रश्नों में जो है अध्ययन बिंदु अपना गुप्त काल की कला, साहित्य और विज्ञान का विकास। तो प्रश्न इस तरीके से हैं। पहला प्रश्न है, भारत में ईंटों से बना हुआ प्राचीनतम मंदिर कौन सा है जी? ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है जीके के लिहाज से भी। अजंता की 29 गुफाओं में गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर 17 में किसके चित्र बने हुए हैं? दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो ये भी आपको इस वीडियो में उत्तर मिलेगा, बताना है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रचना किसने की थी? ये बताना है। शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज किसने की है? ये आपको इस प्रश्न जो है वीडियो में मिलेगा, उत्तर बताना है। आइजक न्यूटन से भी बहुत पहले जो है किस भारतीय वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण के जो है बल के सिद्धांत को जन्म दिया था, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत बताया था जिसने? वो कौन व्यक्ति था जिसने ऐसा किया था? और 7वां प्रश्न है, वराह मिहिर द्वारा रचित किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखने हैं। वराह मिहिर जो अपने आप में खगोल शास्त्री और गणितज्ञ रहे हैं, उनके द्वारा जो है कुछ जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें से कुछ रचनाओं के नाम जो है आपको, 2 रचनाओं के नाम आपको लिखने हैं। इस तरीके से ये टोटल 7 प्रश्न हैं। इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, कंपटीशन के लिहाज से भी और वैसे 12th हिस्ट्री के हिसाब से भी 1 नंबर का क्वेश्चन जो है इस तरीके से जो है पूछा जाता है हमेशा। तो आप इन जो है प्रश्नों को करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।